हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोटीन्स क्या है एंड लिपिड्स क्या है। देखने जाए तो हमने मेजर पार्ट कवर कर लिया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ये सारे वीडियोस ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अभी हम कंटिन्यू करने वाले कि विटामिन क्या है। ठीक है, आपके बुक में विटामिन का ज़्यादा कुछ पार्ट कवर नहीं किया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे विटामिन एक्चुअली है क्या। तो आपके बुक में सिर्फ 6 टाइप्स ऑफ विटामिन दिए गए, जबकि एग्जैक्टली देखने जाए तो जो विटामिन बी है उसके ही कुछ नहीं बोल के 7 या 8 टाइप्स है, जैसे B1, B2, B6 जैसे बहुत सारे टाइप्स है। तो अभी हम मूव ऑन करते हैं कि विटामिन एक्चुअली है क्या और ये बॉडी में हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है। सो पहले तो विटामिन क्या है। विटामिन आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स। मतलब क्या कि ये जो विटामिन है ये हेट्रोजेनस है। हेट्रो मीन्स अलग अलग एंड होमो मीन्स सिमिलर। ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सिमिलर। ये इसका नोट आप लिख लेना कि हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है और होमो मतलब सिमिलर होता है। ठीक है, सो हेट्रोजेनस कंपाउंड का ग्रुप है। इसका मतलब ये कि जो विटामिन है ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड से बना हुआ होता है और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ विटामिन। ये बेसिक विटामिन है, उसके अंदर कैटेगरीज बहुत सारे, जैसे कि विटामिन बी के बहुत सारे कैटेगरीज है, B1, B2, B6, B9 ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है। बट बेसिक 6 विटामिन है, 6 टाइप्स ऑफ विटामिन है। उनमें से जो 6 है वो है A, B, C, D, E एंड K। ठीक है, E के बाद हाल्ट लेना है, स्टॉप लेना है एंड डायरेक्टली K पे जंप करना है। सो इट्स A, B, C, D, E एंड K। इसमें से भी 2 कैटेगरीज है। ठीक है, इसका हम देखेंगे कि विटामिन ए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बी कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पर इसमें 2 कैटेगरीज है। एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन है हमारे बी एंड सी एंड फैट सोल्यूबल विटामिन है हमारे ए, डी, ई एंड के। अगर आप वाटर सोल्यूबल याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फैट सोल्यूबल विटामिन समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ बी एंड सी हटाना है, बाकी के सारे विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है। अभी वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल का मतलब क्या है? ऐसे विटामिन जो सिर्फ और सिर्फ किस में सॉल्युबल होंगे, या तो उनको फैट मिलेगा तो, या तो वाटर मिलेगा तो। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, हम घर पे नींबू पानी बनाते हैं, राइट? तो हम उसमें सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो वो सब क्या होता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। तो जो सॉल्ट और शुगर है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। वही अगर हम उनको केरोसिन में डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे मे बी। ठीक है, सो वाटर सॉल्युबल मतलब क्या कि जो चीज़ आसानी से घुल जाए, ठीक है, वाटर के अंदर। तो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी एंड सी एंड फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के। ठीक है, अभी आप लोग को पता होगा कि देखो बहुत सारे लोगों को स्पेक्स होता है। ठीक है, मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे। बहुत सारे लोगों को स्पेक्स होता है, वो क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब देयर आर सम पीपल, कैसा होता है कि उनके जेनेटिक्स में भी रहता है, मतलब उनके मम्मी पापा को स्पेक्स रहता है तो उनको भी जल्दी स्पेक्स लग जाता है। बट देयर आर सम पीपल जिनके मम्मी पापा को स्पेक्स है ही नहीं बट हमको स्पेक्स है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि अभी का जनरेशन बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी ये सब में ज़्यादा रहता है। एज वेल एज कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर डाइट नहीं लेते, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो सब बहुत सारी चीज़ें। बट मोस्टली जब दिखने में, देखो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जब हम लोग को दिखने में कम दिखने लगता है तो लोग बोलते हैं कि जितना हो सके उतना कैरेट खाओ, बीटरूट खाओ, जूस पियो, कैरेट जूस पियो। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो विटामिन ए है, ठीक है, जो विटामिन ए है इसका फंक्शन हमारे विजन से रिलेटेड होता है। इसका फंक्शन हमारे विजन से रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा आप डाइट में विटामिन ए लोगे उतना ज़्यादा आपका विजन अच्छा रहता है। ठीक है, तो विटामिन ए के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसमें से कॉमन एग्जाम्पल्स है कैरेट, बीटरूट, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे आपको बहुत सारे गूगल में अगर आप करोगे फंक्शंस ऑफ विटामिन ए और उसके जो ये है स्टोर्स, मतलब स्टोर्स ऑफ विटामिन ए है कि मतलब क्या क्या डाइट में इंक्लूड करना चाहिए विटामिन ए के लिए, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। बट बेसिक विटामिन ए के लिए आप कैरेट जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है वो, बीटरूट, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। अभी डी, तो डी से तो हमें याद होना चाहिए कि बोन्स। ठीक है, विटामिन डी का इंपॉर्टेंस होता है बोन्स में, राइट? हम लोग बोलते हैं ना, लाइक डॉक्टर्स बोलते हैं कि सोने से पहले दूध पी के सो, या फिर सुबह दूध पीना चाहिए, 1 कप एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ दूध पीना चाहिए। इवन बॉर्नविटा का ऐड देखा होगा ना, दूध में बॉर्नविटा ऐड करो, वो सब। सो विटामिन डी जो है वो मोस्टली हमको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि बटर, चीज़, ये सारी चीज़ों से हमको विटामिन डी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और विटामिन डी का इंपॉर्टेंस होता है ज़्यादातर हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। साथ ही साथ विटामिन डी का नेचुरल सोर्स मतलब क्या, जिसके लिए हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी आपको अगर चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो धूप होती है, राइट? क्योंकि वो जो धूप होता है वो पॉल्यूशन फ्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, तो वो धूप आपको लेना चाहिए। अगर आप रोज़ मिल्क पी रहे हो, ठीक है, दैट इज़ प्लस पॉइंट, बट उसके साथ साथ आपको धूप में भी सुबह जाना चाहिए, बिकॉज नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है सनलाइट। ठीक है, मतलब 8, 9, 10 बजे का जो धूप रहता है वो। उसके बाद जो विटामिन ई है, तो बहुत लोगों को पता होगा कि मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मिलते हैं।
तो विटामिन ई का बहुत सारा फंक्शंस है। बेसिक फंक्शन उसका ये है कि जो स्किन, हमारा जो स्किन होता है या फिर हेयर ग्रोथ होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विटामिन ए जो सीरम वगैरह मिलता है ना, हेयर सीरम या फिर जो फेशियल पे सीरम्स वगैरह, फेशियल मास्क लगाते हैं, तो उसमें सब में विटामिन ई का कंटेंट होता है। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं ना, इम्प्योरिटीज़ मतलब वेस्ट पार्ट्स, ठीक है, डैमेज सेल्स, वो सबको निकालने का काम करता है। तो विटामिन ई के लिए आपको मोस्टली जो ये सोर्सेस है वो आपको मोस्टली ज़्यादा मिलेंगे जो फ्रूट्स वगैरह है उनसे, ठीक है। अभी जो विटामिन के होता है, विटामिन के आपने जल्दी नहीं सुना होगा, जो विटामिन के है इसका काम होता है बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना। बॉडी में काम क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना। मतलब जैसे अगर हमें चोट लगती है, ठीक है, अगर समझो यहाँ पे हमें कट हो गया, छोटा सा फिंगर में कट हो गया, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हम लोग पहले थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, राइट। तो प्रेशर लगाने के बाद हार्डली 1 to 2 सेकेंड्स के अंदर वो जो ब्लड जो आ रहा था वो स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब जो ब्लड का गार्ड बना देते हैं वहाँ पे, जिससे ब्लड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सो विटामिन के का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है बॉडी में ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बी का। तो बी का भी बहुत सारा फंक्शंस है, जैसे कि बी का जो फंक्शन है इम्यूनिटी से लेके ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी, ये सारी चीज़ें विटामिन बी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एंड विटामिन सी, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी मतलब क्या, जो हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारा बॉडी उससे फाइट करता है, राइट। हमारा बॉडी ट्राई करता है पहले फाइट करने के लिए उस इन्फेक्शन से, तो वो जो इम्यूनिटी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो वो जो प्रोवाइड करने का काम है वो विटामिन सी का रहता है। और विटामिन सी से आप हमेशा याद रख सकते हो, सी यानी कि सिट्रस, मतलब वैसे याद रख सकते हो जो भी फ्रूट खट्टे होते हैं ना टेस्ट में, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल लेमन, नींबू, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं आंवला, या फिर हम ले सकते हैं ये जो नींबू और फिर वो मौसम्बी, राइट, स्वीट लाइम, ये सब जो है ये सब खट्टे होते हैं टेस्ट में। और विटामिन सी मोस्टली हमको जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जिनका टेस्ट सार टेस्ट होता है, वो फ्रूट से हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है विटामिन के बारे में। अभी विटामिन हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो पढ़ा है TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, राइट, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा ना उसमें कि FADH2 फॉर्म होता है, NADH2 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो FADH2 NADH2 जो फॉर्म होता है बॉडी में, ये फॉर्म तो हो जाता है, बट उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने से लेके अब्जॉर्प्शन से लेके हर एक चीज़ के लिए विटामिन के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में विटामिन का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। साथ ही साथ ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमें जैसे अगर हमारा स्किन ग्लो करके रखना है या फिर हमारा जो हेयर का ग्रोथ है वो इंक्रीज़ करना है, हमें हमारे बोन स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है जितना हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए विटामिन को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अभी हम मूव ऑन करते हैं वाटर। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम हम वाटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बट वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समझो किसी को लूज मोशंस होते हैं, राइट, लूज मोशंस होते हैं, दिन में वो 6-7 बार जा रहा है बंदा, ठीक है, वॉशरूम के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारा बॉडी है वो 70% मतलब 65 से लेके 70% तो हमारे बॉडी में वाटर ही है, मतलब पानी है, ठीक है। तो जिनको भी देखो लूज मोशंस वगैरह होते हैं तो डॉक्टर उनको ORS देता है, ठीक है, ORS देता है। तो वैसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। इवन गर्मी के दिन हमें ज़्यादा प्यास लगती है, राइट। अभी ठंडी का मौसम है, इतना आपको प्यास नहीं लगेगा, बट गर्मी के दिन ऐसा लगता है कि खाना वगैरह सब साइड में रखो, सिर्फ पानी दे दो पीने के लिए, सिर्फ पानी चाहिए या फिर नींबू पानी चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन हमें क्या होता है, ज़्यादा स्वेटिंग होता है, हमारे बॉडी से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि हम ज़्यादा स्वेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी में वाटर का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से लेके बाकी सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। सो हमारे बॉडी में देखो 65 से 70% तो पानी है, ठीक है, और सेल में कितना है, 70% वाटर है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके लिए पानी जो है, अगर आप एक दिन नहीं खाओगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो आप उतना सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा फटीग और टायर्डनेस फील होगा, ठीक है। तो ये सब सारा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड वाटर्स खत्म हो गया, ठीक है। अब इस टॉपिक के हम एंड पार्ट में आते हैं जो है सेल डिवीजन। जो क्या है सेल डिवीजन, मतलब क्या कि हम देखने वाले कि जो सेल्स है हमारे बॉडी में, सेल्स मतलब जो भी बॉडी सेल्स है वो कैसे डिवाइड होते हैं और उनका फंक्शन क्या है और वो क्यों डिवाइड होता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें कट लग जाता है, ठीक है, मतलब समझो यहाँ पे मुझे कट हो गया, ठीक है, तो आज वो वुंड ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट डे भी वो वैसे ही घाव, वैसे वुंड मतलब घाव, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा। बट 3rd या 4th डे पे देखेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्किन फॉर्म हो जाता है, राइट। सबने नोटिस किया होगा कि वो क्या होता है, स्किन ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाता है। तो वो क्यों होता है, कभी किसी ने सोचा है? वुंड हीलिंग बोलते हैं उसको, मतलब जो घाव है वो भर जाता है ना, लोग बोलते हैं ना हल्दी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, घाव अपना भर जाएगा, 1-2 दिन रुक जाओ, वैसे। सो ये वुंड हीलिंग कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है,
यहाँ पे जो भी सेल्स है हमें कट लगा तो क्या होता है, वो जो सेल्स है ना वहाँ पे वो डैमेज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे प्रोसेस होता है, दिन बढ़ते जाता है, तो न्यू सेल्स वहाँ पे फॉर्म होता है और हमारा जो स्किन है वो पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा डैमेज सेल, जैसे कि जो भी डैमेज सेल है उनको बॉडी से निकालना होता है। तो जो डैमेज सेल्स क्या होते हैं, वो जब मर जाते हैं, जो डैमेज सेल है जब वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ बेस्ट एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो न्यू बेबी आता है, राइट, न्यू बेबी वो भी एक तरह का क्या है, सेल डिवीजन का एग्जाम्पल है। जैसे राइट न्यू बेबी आता है, जैसे मम्मी पापा का कॉम्बिनेशन बच्चे में आता है, तो वो सब भी क्या है, एक तरह से सेल डिवाइड हो के बेबी फॉर्म होता है, मतलब एक दूसरा बच्चू इतना बड़ा बच्चू बनता है ना, तो वो सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो अभी सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया कि उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला तो वुंड हीलिंग, डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने का काम भी एक तरह से उसका है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। मतलब क्या कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रीजनरेट हो रहा है ना, तो रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी सेल डिवीजन हो गया। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप के सेल डिवीजन है, 2। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, अभी इन दोनों के बारे में समझते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो ये जो माइटोसिस होता है ना, ये मियोसिस से थोड़ा अलग होता है। उनके स्टेजेस सेम है, माइटोसिस और मियोसिस की जो स्टेजेस है ऑफ सेल डिवीजन वो सेम है, बट दोनों का काम अलग है और दोनों अलग अलग सेल्स में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो माइटोसिस है वो हमेशा हमको सोमैटिक सेल या फिर स्टेम सेल में देखने मिलेगा। किसमें, सोमैटिक सेल या फिर स्टेम सेल में देखने मिलेगा। मतलब क्या कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। मतलब अगर समझो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम माइटोसिस के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, हम माइटोसिस के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, समझो अभी मेरे पास, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज अभी मेरे बॉडी में सेल है एन करके इतना नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, अब वो डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2n हो रहा है। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स है वो डबल हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तो उस टाइप के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। जबकि मियोसिस में इसका उल्टा होता है। मियोसिस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मियोसिस में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2n है, हमारे पास क्या है, 2n। अभी मियोसिस देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2n है तो वो क्या होता है, n हो जाता है। इसलिए इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स है वो आधा हो रहा है। अगर मेरे पास समझो 50 सेल्स है, ठीक है, सो अगर माइटोसिस हो रहा है तो वो 100 हो जाएगा, बट अगर वो मियोसिस हो रहा है तो 50 सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। और जो माइटोसिस है वो क्या होता है, हमेशा सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। सोमैटिक सेल मतलब अपने नॉर्मल बॉडी सेल्स, हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स, जैसे कि यहाँ पे कट हुआ, राइट, यहाँ पे कट हुआ तो क्या होता है, न्यू सेल्स फॉर्म होता है। तो ये सारे हमारे जो बॉडी सेल्स है वहाँ पे सब जगह पे माइटोसिस एप्लीकेबल होता है। जबकि स्टेम सेल क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, जब बेबी बॉर्न होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड करके एक चीज़ होती है जो क्या करती है, मम्मी को बेबी से कनेक्ट करके रखती है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, समझो ये एक प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, तो कैसा होता है कि मम्मी का यहाँ पे प्लासेंटा करके एक चीज़ होता है और ऐसे एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, यहाँ पे बेबी रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो कनेक्शन होता है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसको जब कट करते हैं और जब बेबी डिलीवर होता है ना कहीं ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हमको माइटोसिस देखने मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखते हैं। स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। मतलब इसका यूज़ क्या रहता है कि अगर आगे जाके आपको कोई बीमारी हुई या फिर ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपको क्या करना है, जो स्किन है, सपोज अब मुझे बर्न हुआ, मतलब मैं अगर जल गई गलती से, ठीक है, तो यहाँ इतना स्किन मेरा समझो डैमेज हो गया और अब मुझे यहाँ पे स्किन चाहिए, न्यू स्किन चाहिए, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कहीं और का स्किन निकाल के यहाँ पे लगाते हैं। बट अगर हमारे पास हमने स्टेम सेल प्रिजर्व किया, मतलब मेरे मम्मी पापा ने समझो मेरा स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो स्टेम सेल को ग्रो करके स्किन बना के यहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी एक अच्छा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है बट अच्छा है। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन हमारे एक सेलिब्रिटी ने किया, अभी वो आपका काम है, गूगल करके ढूंढोगे कि कौन है वो सेलिब्रिटी, ठीक है। तो ये था माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है, एक तरह से देखने जाए तो बॉडी सेल्स में होता है जो कि हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, एज वेल एज स्टेम सेल में देखने मिलता है, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेल समझो n है तो कितना होगा, 2n होगा, ठीक है, मतलब इंक्रीज होगा नंबर ऑफ सेल। जबकि मियोसिस मैंने क्या बोला कि ये क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। अगर हमारे पास 2n है
तो वो जब डिवाइड होगा सेल्स तो वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मियोसिस हमें देखने मिलता है जर्म सेल्स में। किस में देखने मिलता है? जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स, इसका मतलब क्या होता है? अभी जर्म सेल्स क्या होता है? मतलब जैसे कि मेल में स्पर्म फॉर्म होता है, फीमेल में ओवम फॉर्म होता है, राइट। तो क्या होता है कि जैसे देखो अभी एग्जाम्पल मैं मेरा देती हूँ, तो मेरे अंदर कैसे रहेगा कि पापा के आधे कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है, मम्मी के आधे कैरेक्टर्स रहेंगे। सी जब बेबी बॉर्न होता है तो लोग बोलते हैं ना, नाक पप्पा पे गया है, आँख मम्मी पे गए हैं, वैसा। तो कैसा होता है कि आधे कैरेक्टर्स हम पापा के इनहेरिट करते हैं और आधे कैरेक्टर्स हम मम्मी के इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेल्स होता है बॉडी में, जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आधे कैरेक्टर्स पापा के रहते हैं और आधे कैरेक्टर्स मम्मी के रहते हैं। तो जर्म सेल्स मतलब क्या? स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। मतलब अगर लड़कों की बात करें तो स्पर्म और लड़की लोग के लिए ओवम। तो ये सारे जर्म सेल्स होते हैं। तो क्या होता है, जब भी अभी न्यू प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो ओवम बनता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तो मेरे कैरेक्टर्स इनहेरिट करेगा। जो मेरा ओवम रहेगा, राइट, मेरा ओवम मतलब जो मेरा एग रहेगा वो मेरे कैरेक्टर्स इनहेरिट करेगा। उसी के साथ साथ जो स्पर्म आएगा जो उस ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, तो वो किसके कैरेक्टर्स इनहेरिट करेगा? पापा के कैरेक्टर्स इनहेरिट करेगा। तो इससे क्या होता है, एक न्यू रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। तो ठीक है, तो इसलिए मियोसिस हमेशा हमें किस में देखने मिलता है? जर्म सेल्स में ज़्यादा देखने मिलता है। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी करो, आगे का हम देखते हैं। चलो गाइज, अभी हम आगे देखते हैं। अभी हम देखने वाले कि सेल डिवीजन मतलब वो कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे सेल्स डिवाइड होते हैं और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले सेल डिवीजन के 2 स्टेप है, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं, जहाँ पे भी देखो कैरियो आ गया इट मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस आया मतलब डिवीजन। तो जैसे मैं कि मैंने पहले बताया था कि लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो वैसे काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। आपको ये जो मैं सफिक्स प्रीफिक्स जो बता रही हूँ कहीं पे नोट डाउन करके रखो ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो जहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस आ गया इसका मतलब क्या? न्यूक्लियस डिवीजन। और साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, राइट। मतलब अगर ये सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ऐसे फ्लूइड्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इसके डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इसके डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जब भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। मतलब पहले कभी भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। सो कभी भी कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अभी ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसके 4 स्टेप्स है, ठीक है। सेल डिवीजन के कितने स्टेप्स है? 2, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स कितने हैं? 4, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो यहाँ पे 4 फेजेस है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो? एंड फेज आप टीलो याद रखो, टेल, ठीक है, एंड फेज टीलो, एंड फर्स्ट फेज में प्रो, ऐसे याद रखो। तो प्रोफेज एंड टीलोफेज, एंड बीच में हमको मेटाफेज एंड एनाफेज याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रोफेज, ठीक है। अभी प्रोफेज पे जाने से पहले हम समझते हैं सेल का स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को समझे कि एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये अभी एक सेल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्या है ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला आउटलाइन, जो ब्लैक कलर का आउटलाइन है वो हमने सेल ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके आजू बाजू बहुत सारा साइटोप्लाज्म रहेगा जो फ्लूइड होता है, ठीक है, सेल के अंदर वो। और ये जो रेड वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ये कवरिंग है बट वो अंदर का चीज़ न्यूक्लियस है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, जैसे यहाँ पे जैसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए मैंने, राइट। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? जो भी हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? जैसे मैं मेरी मम्मी या पापा के आइडेंटिकल रहूँगी, मतलब मेरे मम्मी पापा का जो भी कैरेक्टर्स है वो मेरे अंदर इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, इनहेरिट होता है। तो जो इनहेरिटेंस का काम है, जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिट होता है, ये क्रोमोसोम का काम होता है, ठीक है। तो ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम्स है। और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसका काम जो रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम रहता है इसका, ठीक है। और फिर सेंट्रियोल करके एक चीज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है। तो ये ओवरऑल सेल का शॉर्ट में स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल्स। पूरे
सेल डिवीजन में हमको इसके बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि प्रोफेस में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। सो प्रोफेस में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब क्या, एक तरह से वो जो चीज़ है, जो थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है, वो कंडेंस होते हैं, तो वो खुद को क्या करते हैं, खुद को एक क्रॉस स्ट्रक्चर में बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो बताया, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, जो ऐसे थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ऐसे एकदम थिन थ्रेड लाइक जो क्रोमोसोम्स है, वो क्या करते हैं, खुद को ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोफेस, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, खुद को एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें से इतना जाना है कि जो अभी समझो, अगर मैं एक थ्रेड यहाँ पे कंसिडर करूँ, मतलब अगर मैंने यहाँ पे समझो एक थ्रेड कंसिडर किया, ठीक है, सपोज यहाँ पे भी एक थ्रेड है क्रोमोसोम का, अब मैंने इसको कंसिडर किया, तो ये क्या करता है, खुद को ऐसे कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, ऐसे क्रॉस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसको हम कंडेंसेशन फेज बोलते हैं, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन के टाइम पे इसके जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे फिलहाल हमको इतना रखना कि एक सेंट्रोमियर करके एक चीज़ होता है, जहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है, दो थ्रेड्स जॉइंट हो रहा है, राइट, यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट जहाँ पे लोग मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंटर कैसे होता है मैक्स में, सर्कल के बाजू, मतलब बीच में, वैसे। सो सेंट्रोमियर करके एक चीज़ है जहाँ पे वो जॉइंट होता है। और ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये दो चीज़ें, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब बहन, वैसे याद रख सकते हैं हम, ठीक है, जैसे हमारे घर पे कैसे एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर होता है ना, वैसे। तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में कि कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। कंडेंसेशन ऑफ व्हाट, ये जो थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है वो हो रहा है, एंड दे अपीयर विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब वो कंडेंसेशन इस तरह से होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एंड दे अपीयर विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ये समझो आप लोग को। उसके बाद जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स यहाँ पे मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ होती है जो होती है सेंट्रियोल, एक छोटा सा सेल जैसे एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रियोल्स होता है, ये क्या होता है, ये भी डुप्लीकेट होता है, एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। मतलब क्या, अभी हम सेल को भूल जाते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, अभी न्यूक्लियस है यहाँ पे, ओके। तो क्या हो रहा है, समझो यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये खुद को डुप्लीकेट करेगा, मतलब ये एक सेंट्रियोल है तो ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये जो दूसरा सेंट्रियोल है धीरे धीरे अपोजिट पोल की ओर मूव होगा। मतलब वो ये जो सेंट्रियोल यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है सेंट्रियोल। दूसरा क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड जो न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, ज़रा सोचो क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, न्यूक्लियस का डिवीजन करना है ना, राइट, डिवीजन करना है। तो जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा तो तब तक डिवीजन कैसे होगा, इसलिए क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को प्रोफेस समझा। सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि कंडेंसेशन होता है ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, और उनका स्ट्रक्चर कैसे आ जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा, जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं, खुद को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे। और वो क्या होता है, जो दूसरा सेंट्रियोल है वो अगर एक सेंट्रियोल यहाँ पे तो दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे जाएगा, या फिर वाइसी वर्सा हो सकता है, एक सेंट्रियोल अगर यहाँ पे तो दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ऐसे अपोजिट पोल पे वो मूव करने लगते हैं। थर्ड चीज़ हमें याद रखने की, प्रोफेस में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है, डिसअपियर होना स्टार्ट होने लगते हैं। और एक चीज़ हमको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कोई भी सेल, वो कोई भी सेल होने दो, बॉडी सेल होने दो, जर्म सेल होने दो, कोई भी सेल होने दो, कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले क्या करता है, खुद के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है, खुद के अंदर जितने भी क्रोमोसोम, मतलब सेल के अंदर जितना भी क्रोमोसोम है उनको वो डबल कर लेता है। मतलब क्या कि समझो अगर मैं मान के चलती हूँ यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, समझो इसके पास क्रोमोसोम है 22, ठीक है, इसके पास क्रोमोसोम है 22, तो हम इसको n पकड़ते हैं, इसके पास क्रोमोसोम कितना है, 22 क्रोमोसोम है, सो n इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। अभी ये सेल को डिवाइड होना है, ये सेल को क्या होना है, डिवाइड होना, मतलब इसको खुद का एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस, तो यहाँ पे नंबर डबल होंगे, तो इसका एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना है, ठीक है, ऐसा एक कॉपी बनाना है। तो ये क्या करेगा, अभी क्रोमोसोम्स तो 22 है, राइट, इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं, 22 है, ये N22 मतलब क्रोमोसोम्स 22 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, खुद का एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना है। तो ये क्या करेगा, पहले इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, सब खुद को डुप्लीकेट करते हैं, मतलब खुद का रेप्लिका बनाते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे, कार्बन कॉपी। तो क्या होगा, तो फिर जब ये डिवाइड होगा तो इसके पास भी 22 होगा और इधर भी 22 होगा, मतलब ये 22 को ये लोग क्या करते हैं 44 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि इनके पास भी 22 और इनके पास भी 22 हो।
तो ये याद रखना है कि बिफोर एनी काइंड ऑफ सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवीजन होने तो हमेशा जो क्रोमोसोम है वो खुद के नंबर को डबल कर लेता है ताकि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, ठीक है। तो आप पहले फिलहाल ये कॉपी कर लो कि सेल डिवीजन के स्टेप्स क्या और प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और अगर आप एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है सेल डिवीजन के ऊपर तो आपको हमेशा बेटर होगा अगर आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो, क्योंकि मे बी टीचर उतना ना देखे आपने क्या लिखा है, बट डायग्राम से उनको समझेगा कि आपने जो डायग्राम बनाया उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब आपने डायग्राम राइट बनाया मतलब लिखा भी राइट ही होगा। और बायोलॉजी में मोस्टली वेटेज डायग्राम्स को ज़्यादा होता है, तो अगर आप अपनी चीज़ों को डायग्राम्स के साथ ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी करो। चलो गाइस, अभी हम देखते हैं कि मेटाफेज क्या होता है, ठीक है। अभी मेटाफेज में क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो दोनों चीज़ें हो रही थी ये यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो वहाँ पे डिसअपियर हो रही थी यहाँ पे आके वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, एज वेल एज जो क्रोमोसोम जो कंडेंस हो रहा था यहाँ पे आके वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर ये समझो सेल है, ठीक है, ये अगर सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अभी जो क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था, ठीक है, जो क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था ये क्या होता है, कम्प्लीटली कंडेंस हो जाता है। मतलब कम्प्लीटली क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो मतलब ये क्या, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी क्या होता है, धीरे धीरे से डिसअपियर होना वहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे आके वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, दे गेट अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब अगर ये सेल है, ठीक है, तो सेल का इक्वेटोरियल प्लेन या तो ये एक हो सकता है, ठीक है, ऐसे, या तो ये एक, ऐसे दो इक्वेटोरियल प्लेन्स है इसके, ठीक है। तो क्या होता है, ये जितने भी क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए ये क्या होते हैं, अरेंज कर लेते हैं खुद को एक इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या होता है कि अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, अभी हम समझते हैं, समझो एक बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। समझो ये है हमारा सेल है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है अभी, ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या हो रहा है, ये अगर हमारा समझो इक्वेटोरियल प्लेन है, ओके, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जितने भी क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए वो क्या करते हैं, खुद को यहाँ पे आके अरेंज करेंगे, खुद को आके यहाँ पे क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर इन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, इन इक्वेटोरियल प्लेन। ये समझा कैसे अरेंज करें खुद को, पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वेटोरियल प्लेन में खुद को अरेंज कर लेंगे। अभी जैसे कि हमने वहाँ पे क्या बोला था कि सेंट्रियोल्स है वो क्या करने लगते हैं, मूव होने लगते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट पोज में। तो अगर यहाँ पे एक सेंट्रियोल है तो यहाँ पे एक सेंट्रियोल होगा, राइट, अपोजिट पोज में, या फिर हम उल्टा भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम इजी वे के लिए यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है। तो अब क्या होता है, ये दोनों सेंट्रियोल्स मूव हो गए हैं अपोजिट पोल पे, ये अच्छी तरह से कंडेंस भी हो गया है, राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है, इन्होंने खुद को अरेंज कर लिया अच्छे से, ठीक है, वेल मैनर्ड में, जैसे हम कैसे सावधान खड़े हो जाते हैं वैसे इन लोगों ने भी क्या किया, खुद को पैरेलल में अरेंज कर लिया है इन इक्वेटोरियल प्लेन। या फिर आप इनको इक्वेटोरियल आपको बोलने नहीं हो रहा था, आप मिड लाइन भी बोल सकते हो कि मिड लाइन में लोग ने खुद को अरेंज कर लिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन आता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो शेप है वैसे रहता है, ठीक है, ऐसा शेप रहता है, इसलिए हम इसको स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये वहाँ पे फॉर्म होने लगते हैं। तो क्या होता है कि अभी यहाँ पे एक सेंट्रियोल है और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, तो क्या होता है, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं, ओके, जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे ना वहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे। तो क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना ये फॉर्म होते हैं और ये कहाँ से क्रॉस होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और हर एक के सेंट्रोमियर मतलब क्या, ये जो कनेक्शन पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, ये वाला पॉइंट, यहाँ से वो पास ऑन होगा, ठीक है, यहाँ से वो पास ऑन होगा। तो यहाँ से अगर समझो स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से वो पास ऑन होगा, सेंट्रोमियर को क्रॉस करके यहाँ पे वो कनेक्ट होगा, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो मेटाफेज में ज़्यादा कुछ नहीं बट इतना ही होता है, ठीक है, तो इतना ही हमको मेटाफेज में याद रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है, देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है कम्प्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाता है, जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो रहा है, कम्प्लीटली कंडेंस हो रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि दे गेट अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब
सारा जो क्रोमोसोम है, जो कंडेंस क्रोमोसोम है, राइट, कंडेंस क्रोमोसोम, ये क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, ऐसे अरेंज हो गया है, ओके। एंड फोर्थ चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन। इसको फ्लेक्सिबल प्रोटीन क्यों बोला है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा रबर बैंड, हम जितना स्ट्रेच करना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं, बट एक पॉइंट पे नहीं कर पाते क्योंकि वो टूट जाता है। तो ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन है। फ्लेक्सिबल प्रोटीन मतलब क्या है, खुद को स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। चाहिए तो मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये फॉर्म होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, आर फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ दी सेंट्रियोल्स। तो ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है, बिटवीन दी सेंट्रोमियर, बिटवीन दी सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बिटवीन दी टू सेंट्रियोल्स। तो इतना ही हमारा मेटाफेज होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो सारा का सारा चीज़ है वो कहाँ पे आ रहा है, पैरेलल कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में। इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्टेज को हमने क्या नाम दिया है, मेटाफेज, मतलब बीच में आके वो रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा मेटाफेज। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी करो, देन वी विल मूव ऑन टू एनाफेज, ओके। ओके गाइस, अभी हम देखते हैं कि एनाफेज एंड टीलोफेज क्या होता है, ठीक है। अभी हमने प्रोफेज एंड मेटाफेज कवर कर लिया है। अभी एनाफेज एंड टीलोफेज देखने जाए तो बहुत ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू मेटाफेज एंड प्रोफेज। अभी एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट, मतलब क्या, जो सेंट्रोमियर्स है वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट अपोजिट डायरेक्शन। पुल्ड अपार्ट होते हैं कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे समझते हैं, ये मेटाफेज का डायग्राम है, राइट। मेटाफेज में मैंने दिखाया था कि क्या होता है, जो सेल होते हैं उसमें ऐसे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाता है, अरेंज्ड होता है इन पैरेलल मैनर, ठीक है। और ऐसे स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर से जा रहे होते हैं। तो क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, दोनों साइड पे जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये क्या करते हैं, इनको पुल करते हैं, इनको क्या करते हैं, पुल करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब समझो अगर ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, बीच में सेंट्रोमियर, इमेजिन करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ओके। तो अगर समझो यहाँ पे एक सेंट्रियोल है और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, बीच में से स्पिंडल फाइबर जा रहा है, बीच में क्रोमोसोम है, ठीक है। इमेजिन करो मेरे साथ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल है और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, ठीक है। तो अभी लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो स्पिंडल फाइबर्स जो पास ऑन हो रहे हैं सेंट्रोमियर से, ये क्या करेंगे, इनको पुल करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये अगर ऐसे है तो इन दोनों ऐसे पुल होंगे, ठीक है। ये ऊपर की ओर पुल करेगा, ये नीचे की ओर पुल करेगा। तो क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये इन क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड चीज क्या होती है, अभी जो सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स है हम उनको बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। मतलब पहले हम इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बट अब ये अलग हो गए। तो अब इनको हम नाम क्या देंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या नाम देंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स, राइट। जैसे ये क्या था हमारा, सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। ये हमारा क्या था, सिस्टर क्रोमैटिड्स। जबकि हम इसको अभी क्या नाम देने वाले हैं, डॉटर, ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। स्पेलिंग आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। सो ये क्या है, डॉटर क्रोमोसोम। सो अब इनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। तो एग्जैक्टली एनाफेज जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जो क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्लिट, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाते हैं, एंड जो क्रोमैटिड्स है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो भी क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, ठीक है। सो इक्वेटोरियल प्लेन से क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनाफेज। सो एनाफेज एकदम ही सिंपल है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो सेंट्रोमियर्स है, सेंट्रोमियर्स, यू रिमेंबर दिस सेंटर पार्ट। तो ये जो सेंट्रोमियर्स है ये क्या हो रहा है, एक स्प्लिट हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इन क्रोमोसोम्स को क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, और अभी सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनाफेज। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टीलोफेज। कि टीलोफेज क्या होता है। अब टीलोफेज में क्या हुआ, देखो बहुत सारा मेजर काम तो हमने कर लिया ना। हमने पहले जो 3 थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स उनको क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट कर दिया, अब उसके बाद हमने उनको डिवाइड कर दिया, तो मेजर काम तो हो गया। तो टीलोफेज में क्या होता है वो देखते हैं। अभी टीलोफेज में क्या होता है, ये जो डॉटर क्रोमोसोम है स्टार्ट्स टू डीकंडेंस। मतलब क्या, अब ये जो ऐसा स्ट्रक्चर मिला था हमें, ये क्या होता है, फिर से डीकंडेंस स्टार्ट होता है, मतलब डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो ऐसे थिक क्रोमैटिड्स फॉर्म हुए थे, थिक क्रोमैटिड्स जो फॉर्म हुए थे, ये क्या होता है, डीकंडेंस होता है। मतलब क्या होता है कि समझो अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, समझो ये हमारा सेल है, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये अगर हमारा सेल है तो यहाँ पे क्या होता है, अभी ये जो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, राइट, ऐसा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, थिन
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि ये अभी समझो यहाँ पे ये पुल हुआ ऐसा था ना, मतलब ये दोनों पुल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इमेजिन करो, ठीक है। तो अभी ऐसे थ्रेड लाइक बन गया, यहाँ पे भी ऐसे थ्रेड लाइक बन गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स है, समझो ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये जो कंडेंस हुए थे, राइट, कंडेंस हुए थे, उसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकंडेंस हो रहा है। तो जो थिक क्रोमैटिड्स फॉर्म हुए थे वो यहाँ पे क्या हो रहा है, थिन थ्रेड लाइक कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ पहले क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था, राइट, क्योंकि हमें क्या करना था, न्यूक्लियस डिवीजन करना था, न्यूक्लियस का डिवीजन करना था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम जो फॉर्म हुए, इनके आजू बाजू एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, इनके आजू बाजू क्या फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इन दोनों के आजू बाजू सराउंडिंग क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये सब फॉर्म हो गया तो अब हम इनको क्या बोलेंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इनके वो प्रोजेनी है ना, ठीक है, तो हम इनको डॉटर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि अभी ये जो देखो यहाँ पे कंपेरिजन के लिए इसलिए दोनों रखा है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। टेलोफेज में क्या होगा, ये जितने भी थिक क्रोमैटिड्स थे ये क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो गया, आ चुका है, और अब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर मिल जाता है हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। हमारा कौन सा स्टेप खत्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। बट हम लोग को याद है कि हमारा कैरियोकाइनेसिस के अलावा भी एक स्टेप था, वो क्या था, साइटोकाइनेसिस, राइट। साइटोकाइनेसिस एक स्टेप था। तो यहाँ पे तो टेलोफेज में हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो सब डिवाइड हो गया। अभी मेन क्या है, जो साइटोप्लाज्म, ये अगर सेल है तो इसके आजू बाजू जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, इसका भी तो डिवीजन होना है। तो ये जो साइटोकाइनेसिस है वो क्या होता है हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मतलब जो भी आजू बाजू फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या होता है, डिवाइड होता है एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये भी न्यूक्लियस है, और ये क्या हो रहा है, ऐसे एक दूसरे से स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, एक नॉच फॉर्मर है। नॉच फॉर्मर है मतलब क्या, कि अगर हम ऐसे पुल करेंगे किसी चीज़ को, जैसे हम घर में देखो रोटी वगैरह जो आटा गूंथते हैं तो उसको अगर हम पुल करेंगे तो कैसे वो स्ट्रेच होता है, बीच में एक नॉच फॉर्म होता है, वैसे यहाँ पे एक नॉच फॉर्म होता है। फिर ये एक दूसरे से इतना स्ट्रेच होते होते जाते हैं कि क्या होता है, एक डिप्रेशन आता है और ये फिर दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या था, हमारा साइटोकाइनेसिस था। ये लेकिन हमारे सेल्स में होता है, मतलब एनिमल सेल्स में होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होता है। मतलब कि अगर प्लांट का हम देखने जाए तो उनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेल वॉल होता है। मतलब क्या होता है वो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि समझो तुम्हारा जो सेल वॉल होता है वो ऐसा कुछ तो हेक्सागोन स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स का ऐसा हेक्सागोन स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे एक ब्रिज फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, और ऐसे 2 चीज़ें बनती है, ठीक है, हेक्सागोन स्ट्रक्चर के। तो प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होता है, जबकि हमारे एनिमल सेल में एक नॉच फॉर्म होकर सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आई होप सो आप लोग को समझा रहेगा कि सेल डिवीजन कैसे होता है, क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि सेल डिवीजन 2 स्टेप था, एक था कैरियोकाइनेसिस, एक था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स थे, राइट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो प्रोफेज में हमें क्या याद रखना है, जितने भी थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है, न्यूक्लियस गायब होना चालू होता है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं। मेटाफेज में क्या हुआ था, जो सेंट्रियोल्स है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, सारे जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इन विच प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। एनाफेज में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अलग हो जाते हैं। और अभी हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। और टेलोफेज में क्या होता है कि जितने भी कंडेंस हुए क्रोमोसोम्स है ये क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोटल अपोजिट ऑफ प्रोफेज, ठीक है। फिर से ये डीकंडेंस होते हैं, आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे इतना सारा खत्म हो गया तो देन वी विल गो टू साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा मियोसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।